no risk, no gain. We have heard this many times, right? And this video is on the relation between risk and return. So, this chapter has been taken from Financial Management MCO 07, Unit 4. Okay, and let's start the video. But before that, kindly like and subscribe this channel so that we can keep up our energy level intact. ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। रिस्क का डेफिनेशन क्या हो सकता है? व्हाट इज रिस्क? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स हैपनिंग इज कॉल्ड रिस्क। समथिंग विच इज नॉट फेवरेबल टू अस इज रिस्की इवेंट। इन अदर वर्ड्स, द सिचुएशंस विच इन्वॉल्व्स लार्ज डेविएशंस फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई भी चीज हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अगर नहीं होती है, तो वी जनरली से दैट the matter is risky. Okay, so like और एक तरीका है रिस्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्क हमेशा सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, सर्टन इवेंट अनसर्टन इवेंट, इन दोनों के बीच का मीडियन होता है रिस्क। सर्टेनिटी, सर्टन सिचुएशंस जहां पे वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ ये होने वाला है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज आज मंडे है, तो वी कैन प्रेडिक्ट कि मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा कल। सो दैट इज सर्टेनिटी, राइट? इसके अंदर 100% प्रेडिक्शन होता है एंड 0% डेविएशन। डेविएशन होता है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्स हैपनिंग एंड आवर एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो सर्टेनिटी इज 100% prediction, 0 deviation, and uncertainty has 0% prediction. We cannot predict an uncertain event, and यहाँ पे deviation 100% होता है, right? So now again in the next topic, I have drawn a flow chart here of different types of risk. Generally दो टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक को स्पेसिफिक रिस्क भी बोला जा सकता है, एंड सिस्टमेटिक रिस्क में जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट दिस रिस्क अराइज due to external factors like change in economic, political, social situations or conditions in a country. ठीक है, external factors, इसको आपको ध्यान रखना है when you define systematic risk. ये क्वेश्चन अभी अगस्त में जो MCO 07 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया भी था, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड कुछ और भी इसके फैक्टर्स हैं जो इसको इसको डिफाइन करते हैं। मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो गए, देयर इज अ चेंज इन टेस्ट एंड फैशंस ऑफ द कंज्यूमर्स, सो वो कंडीशन भी सिस्टमेटिक रिस्क में आती है। इफ देयर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हम लोगों ने लोन लिया या दिया, अगर वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट अगर सडनली अगर चेंज हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो सिस्टमेटिक रिस्क। एंड कोई भी ऐसे फैक्टर जो बाहर के फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बातें कर रहे हैं। सो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क में इसका जस्ट अपोजिट, ओके, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, तो यहां पे इंटरनल फैक्टर्स, ऑल दोस फैक्टर्स which create risk inside the organization, like if suppose there are labor problems, labor strikes, lockdowns, so like that, अगर मशीन फेल हो गई, इक्विपमेंट फेलियर, या फिर poor management, so all this, there are many such factors which affect the working of the organization. So these are termed as specific risk or unsystematic risk. The next topic is the measurement of risk. यहाँ पे बेसिकली मेजरमेंट जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ये चीजें पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड के थोड़ा और आगे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, तो वो सब क्या है सिस्टमेटिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स प्योरली कमर्शियल सब्जेक्ट है। तो कोई भी डेविएशन होता है एक्चुअल्स में और एक्सपेक्टेशंस में, तो वो डेविएशन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्क का मेजरमेंट भी हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल से कर सकते हैं,
सो इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है तो वो स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बिंग जस्ट आप माइंड में रखो कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, प्रोबेबिलिटी, इन सब से कोई भी रिस्क को मेजर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें हम लोग इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट इज CAPM थ्योरी, राइट? द फुल फॉर्म इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट? एंड इसके बारे में दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इट इज बेस्ड ऑन अनअवॉइडेबल रिस्क एंड रिटर्न। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट CAPM आपको इसको ध्यान रखना है। अनअवॉइडेबल रिस्क, अनअवॉइडेबल रिस्क जितना ज्यादा होगा द रिटर्न विल बी ग्रेटर, जो कि मैंने यहां पे सेकंड पॉइंट में लिखा है, ग्रेटर द अनअवॉइडेबल रिस्क ग्रेटर विल बी द रिटर्न। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। एंड द मेन एजम्पशंस देख लेते हैं इस मॉडल के। मेन एजम्पशंस में ए सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द स्टॉक प्राइस, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो होता है वहां पे बहुत सारे, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, सो ए सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट चेंज द स्टॉक प्राइस। एंड इट इज assumed in this model that rate of interest doesn't change during the cash flow, क्योंकि कैश फ्लो इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो यहाँ पे इस मॉडल में एज्यूम किया गया है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम, otherwise the model will not be applicable. Okay, the next one is there are no transaction cost in buying and selling of stocks. ठीक है, कोई भी एसेट को बाय या सेल करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। हालांकि इट इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज व्हेनेवर वी बाय एन एसेट और सेल एन एसेट देयर इज ऑलवेज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये एज्यूम करना है आपको इस थ्योरी में। देन एसेट्स आर डिविजिबल, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन एजम्पशंस है एंड दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? R इक्वल टू RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF। RE is expected rate of return on asset, RF is risk free rate, RF risk free rate, and beta is coefficient of stock and RM is expected rate of return of the market or market price of the stocks. तो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि what is the rate of return that we will get on a particular asset by using this model CAPM, right? Okay friends, to understand the relation between risk and return, एक और थ्योरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, and this is called arbitrage pricing theory, arbitrage pricing theory. Now देखते हैं ये थ्योरी में क्या बोल रहा है। एक्चुअली इस थ्योरी को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इन्वेस्टर्स की एक आदत होती है, जैसे मान लो कि प्राइसेस सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक के प्राइसेस जब ज्यादा हो जाते हैं तो दे आर जनरली सोल्ड, उसको बेच दिया करते हैं। एंड व्हेन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक इज लोअर, जब गिर जाते हैं, वी बाय दोज स्टॉक्स, ठीक है? हम लोग खून पीते हैं, हरियाली को बेच देते हैं। तो दैट इज द रूल दैट इज अप्लाइड हियर इन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, राइट? इसको डिफाइन करने के लिए मैंने डेफिनेशंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में बाइफरकेट किया सो दैट आपको इजीली लर्न हो जाए, राइट? फर्स्ट, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओनली सिक्योरिटी मार्केट एंड नॉट द रियल एसेट मार्केट, राइट? An investor tries to sell a stock when its price is high and simultaneously buy the stock when its prices is lowered, ठीक है? Just now I told you about this. Then the prices of securities adjust automatically. जब हम लोग हाई प्राइस में, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओनली वन सिंगल एसेट के बारे में, उसकी प्राइस जब हाई होती है तो बेचते हैं, गिरता है तो खरीद लेते हैं। सेम स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि आप टाटा पावर एक स्टॉक है, तो टाटा पावर आपने 230 रुपए में खरीद लिया, उसकी प्राइस 250 रुपए हो गई, आपने बेच दिया, एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू लोअर देन 250 रुपीज, से 210 में आ गया, देन यू बाय द सेम स्टॉक। तो ऐसे क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंशियल प्राइसिंग, एक हाई प्राइस है, एक लोअर प्राइस है, तो वहां से इन्वेस्टर रिस्क फ्री रिटर्न अर्न करता है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस पॉइंट्स।
right? An investor earns through differential prices. Please underline this: differential prices of the same security. An investor earns riskless profits. There is no risk in this. The risk is there, but it is very less. Again, there are some risks associated with this theory also. कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता और इट विल अफेक्ट द दिस आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी. क्या है? दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन. अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो अगर कम हो गया तो द प्राइसेस ऑफ इट्स स्टॉक्स विल गो डाउन एंड डाउन. इट विल नॉट कम अप. ठीक है? सो दैट वे यू कैन डिफाइन दिस पॉइंट. अनदर इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. We know that increase in the price level is called inflation. And if there is an inflation, that means the people have extra purchasing power. That means market में बहुत पैसा रहता है. The people like to buy goods and services. ठीक है? तो अगर inflation है तो ठीक है. अगर मान लीजिए deflation हो गया तो this theory is hard to be applicable. And the third one is short term and long term rate of interest. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली बार बार अगर इकोनॉमी में चेंज हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, तो यहाँ पे ये थ्योरी को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. सो इन दैट वे आपको ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल में. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एंड how you like this video, kindly give your valuable comments. And best of luck for your preparation. See you in the next video with Unit 5. Thank you for watching.